हेलो गाइस, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। एंड मैंने आपको पोस्ट कर दिया था मेरे चैनल पर कि मतलब 7 डे चैलेंजेस आने वाला है, जो बिजनेस इकोनॉमी का हाईएस्ट वेटेड चैप्टर जो 10 मार्क्स का है। हम इंडियन इकोनॉमी चैप्टर को पूरा कवर करेंगे, बट 7 डेज ही क्यों? क्योंकि देखो, इंडियन इकोनॉमी में मैंने 7 फेज बनाए हैं और 7 फेज को हम हर वीडियो में एक एक फेज कवर करेंगे, जो शॉर्ट होगा बट फुल डिटेल्स में होगा। आपको पूरा समझ में आएगा, पूरी डिटेल एक्सप्लेन आपको दी जाएगी, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने अभी पोस्ट किया था कि मेरी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है एंड आपने उनके लिए प्रे की, सो थैंक यू सो मच गाइस। और अब हम अपना फेज स्टार्ट करते हैं। तो 7 फेज कौन से है मैं आपको बता देती हूँ। सो सबसे पहला फेज है कि प्री इंडिपेंडेंस एरा, जो 1850 से 1947 के बीच की बात करता है। एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, जो 1947 से 1991 के बीच की बात करता है। एक है रिफॉर्म, जो 1980 की बात करता है। एक है रिफॉर्म जो एलपीजी वाला है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो 1991 की बात करता है। एक है पोस्ट रिफॉर्म, जो 1991 ऑनवर्ड्स है। और एक है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था 1 जनवरी 2015 को। और एक लास्ट, करंट स्टेटस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा, जो 1850 से 1947 की बात करता है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या पॉइंट्स है। देखो, जो मैं पॉइंट्स बोलूंगी वो एकदम एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी फोकस रहना लाइंस पर, ठीक है। तो इंडिया वॉज अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। तो प्रॉस्पेरस का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरस इट मीन सक्सेसफुल। तो इंडिया उस समय पर एक सक्सेसफुल इकोनॉमी थी और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी। मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, वो सेल्फ डिपेंडेंट थी। वो किसी भी कंट्री पर डिपेंड नहीं थी किसी भी चीज के लिए। सेकेंड पॉइंट, इट कंट्रोल द बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ। मतलब वर्ल्ड की वेल्थ, मतलब 25% से 33.33% इंडिया होल्ड करती थी। मतलब कितने प्राउड की बात है। एग्रीकल्चर वॉज अ डोमिनेंट ऑक्यूपेशन था। हाईली स्किल्ड आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैनशिप थे। और फिफ्थ, वेल नो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मतलब क्या है? देखो, जब आप छोटे होंगे तो आपके बचपन में आपकी दादियां आपके लिए हाथ से स्वेटर वगैरह बनाती होंगी। तो जो हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं उस इंडस्ट्री को हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बोलते हैं। अच्छा, ये 5 पॉइंट थे। कौन कौन से? इंडिया वॉज अ प्रॉस्पेरस, सेल्फ रिलायंट, इट कंट्रोल द बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ नेशंस, और एग्रीकल्चर वॉज अ डोमिनेंट ऑक्यूपेशन, हाईली स्किल्ड आर्टिशियंस एंड क्राफ्टमैनशिप, और वेल नो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अच्छा, मैं बताऊं, एंशियंट इकोनॉमी फिलोसफी ऑफ इंडिया थी, जो एक चाणक्य जी थे, जो आपके ग्रेट इकोनॉमिक्स थे। उन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? अर्थ और मटेरियल वेलबिंग। मतलब जिनका प्राइमरली फोकस वेल्थ पर था एंड सेकेंडली फोकस लैंड पर था। फिर उन्होंने क्या किया, इस एंशियंट पीरियड को डिवाइड किया। पहले किया रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1757 टू 1858 तक चली, और एक थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो 1858 से 1947 तक चली। अच्छा, अब देखो क्या हुआ। अब एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वाला कॉन्सेप्ट आया। अब यहां से आपके सारे पॉइंट्स निकलते जाएंगे। अब देखो, इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इंडिया के पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, पता है, ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई इंडिया के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल्स है, और ब्रिटिश इंडिया में इसीलिए ही आए थे, इसीलिए ही उन्होंने कब्जा किया था कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले पाए, क्योंकि उनके देश में कोई रॉ मटेरियल्स नहीं था। और हमारे देश से रॉ मटेरियल्स ले जाने के बाद अपने देश में वो मशीन से गुड्स बनाते थे एंड हमारे ही इंडिया में वो चीप रेट पे बेचते थे। मतलब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी, इसी कंसेप्ट को अभी पता चलेगा आपको, जो मैं बताने जा रही हूँ। देखो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो हाथों से बनाए जाते थे, उसमें मेहनत लगती थी, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होते थे। जो वो मशीन से लेके आते थे और चीप रेट में बेचते थे। अगर आपको कोई सामान दिया जाएगा, जैसे एक टी शर्ट है, और लाइक वही टी शर्ट आपको 500 की मिल रही है, वही टी शर्ट अलग जगह 400 की मिल रही है, तो आप 400 वाली खरीदोगे ना। तो ऐसे ही इन लोगों के साथ हुआ कि मतलब जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बने हुए सामान थे, जिनकी मेहनत लगती थी, वो चीज ज्यादा महंगी होती थी एज कम्पेयर टू चीप मशीन गुड्स, मेड मशीन गुड्स। तो लाइक वो नहीं लेते थे हैंडीक्राफ्ट गुड्स को, और वो चीप मेड मशीन गुड्स लेते थे। अब इससे क्या हुआ, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर अफेक्ट पड़ा। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब डिस्ट्रॉय हो गई डोमेस्टिक मार्केट में। अब क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का अब कंसेप्ट स्टार्ट हुआ कि जब इंडिया कोई भी फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी किसी और भी कंट्री में, लाइक फॉरेन मार्केट्स में गुड्स को सामान बेचने पर, तो उस पर डबल टैक्स लगाया जाएगा। इट मीन्स प्रोहिबिटिव टैरिफ, 100% टैक्स। मतलब जिनको बाहर वाले लोगों को हमारा सामान बहुत ज्यादा महंगा लगे।
और वो तो चीप रेट में बेच ही रहे थे, तो वो चीप रेट वाला लेते, क्योंकि हमारा सामान तो बहुत ही ज़्यादा महंगा लगता था उनको, और चीप मेड मशीन गुड्स वो खरीदते थे, तो इसलिए उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहाँ से आपके सारे पॉइंट्स निकलेंगे। अब उन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, अब लोग शिफ्ट हो गए एग्रीकल्चर पर, तो एग्रीकल्चर पर बर्डन आया, तो सब डिवीजन एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हुई, मतलब जमीन के टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना। और उसकी वजह से लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया और हाई इंडेटनेस भी बढ़ गई, मतलब एग्रीकल्चर पे बर्डन भी बढ़ गया और लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट भी आ गया था। उस समय पर कोई फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन था ही नहीं 80-50 में, और जिनके पास रेंट नहीं थी वो क्या करते थे, एक जमींदारी सिस्टम चला जिसको लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब क्या करते थे भाई, जमींदार जो होते हैं, जमीन के मालिक, वो फार्मर जो है उनसे जमीन खरीदते थे रेंट पर और उनको एक रेंट देते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला भाई जमींदार से कि हमें भी एक फिक्स रेंट दो, जिसको लगान बोलते हैं, हमें एक फिक्स रेंट चाहिए, तुम जमींदार से कितना भी रेंट लो, हम उससे कुछ नहीं कह रहे, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। तो वो जमींदार से ना इस बात का फायदा उठाने लग गए और फार्मर से इतना रेंट लेते थे, इतना रेंट लेते थे, उनको कुछ बच ही नहीं पाता था, बस उनके घर का खाना पीना ही हो पाता था। और वो जमींदार जो है वो ब्रिटिश को एक फिक्स रेंट देते थे। तो यही साइकिल जमींदार, मतलब ब्रिटिश जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, जो जमींदार कॉन्सेप्ट है, उसी की ये साइकिल चलती है। क्या साइकिल चलती है, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को बोलते हैं कि हमें फिक्स रेंट दो, और जो फार्मर्स है वो जमींदार से लैंड लेते हैं रेंट पर, और वो उनको फिक्स रेंट तो जमींदार देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और जो फार्मर्स है वो बहुत ज्यादा उनसे फायदा उठा लेते हैं, तो उनको कुछ बच भी नहीं पाता था। फिर और फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन उस समय पर था नहीं 80-50 में। एज पर 19th सेंचुरी में पेपर मिलिंग, राइस मिलिंग, लेदर मिलिंग, ये सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो बस एक 1840 में आयरन इंडस्ट्री डेवलप हुई जो ब्रिटिशर्स ने की थी। तो यही एक सबसे पहला फेज था जो प्री इंडिपेंडेंस एरा 1850 से 1947 के बीच की बात करता है। देखो कितना जल्दी खत्म हो गया और बहुत सिंपल है। तो हम दोबारा रिपीट करते हैं कि इंडिया इट वाज अ प्रॉस्पेरस एंड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, इट कंट्रोल द बिटवीन 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ नेशंस। एग्रीकल्चर वाज अ डोमिनेंट ऑक्यूपेशन, हाईली स्किल्ड आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैनशिप और वेल नो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। एंशिएंट इकोनॉमी फिलोसफी ऑफ इंडिया जो चाणक्य जी ने दी थी। अर्थशास्त्र का मीन था अर्थ और मटेरियल वेलबींग, जिनका प्राइमरली फोकस वेल्थ पर था एंड सेकेंडली फोकस लैंड पर था। फिर उन्होंने एंशिएंट पीरियड को डिवाइड किया, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 टू 1858 और ब्रिटिश गवर्नमेंट 1858 टू 1947। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाई कि इंडिया हैड एक्सपोर्ट द फिनिश्ड गुड्स, it is a prohibitive tariff and India had import the finished goods, it is a no tariff या lower tariff। हाँ, अगर इंडिया किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करता था तो वहां पर लोअर टैरिफ लगता था, जिसको टैक्स बोलते हैं, और 0% टैक्स लगता था लगभग, ठीक है। तो ऐसा था। और अगर ब्रिटिश एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल्स को बाहर अपनी कंट्री में तो कोई भी टैक्स नहीं लगता था। अच्छा हाँ, और फिर सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हुई। फिर हाई इंडेटनेस था एग्रीकल्चर पर, लार्ज स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन था ही नहीं 80-50 में। जमींदारी सिस्टम चला जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार से फिक्स रेंट लेते थे और जमींदार जो फार्मर्स हैं वो जमींदार से एक लैंड लेते थे रेंट पर, और वो उनको रेंट देते थे, उनको कुछ नहीं बच पाता था, उनको बस उनका खाना पीना ही बच पाता था। और एज पर 19th सेंचुरी में पेपर मिलिंग, राइस मिलिंग, लेदर मिलिंग, ये सारी इंडस्ट्री डेवलप हुई और आयरन इंडस्ट्री 1814 में डेवलप हुई। तो देखो रिकैप भी हो गया और आपको डिटेल्स में भी समझ में आ गया। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट्स करना और बता के जाना कि क्या आपको सब समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना, और कोई कमी हो तो आप मेरे को बताना कमेंट्स में, ताकि मैं उसको आगे इम्प्रूव कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे।